दोस्तों, इस वक्त हमारी धरती पर 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। यहाँ हर साल करोड़ों लोग पैदा होते हैं और करोड़ों लोग मरते हैं। लेकिन मरने से पहले हम सभी अपने एग्जिस्टेंस का कुछ न कुछ निशान यानी कि साइन हवा, पानी, मिट्टी, इवन स्पेस में छोड़ जाते हैं। लेकिन ये साइंस भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हमारी बिल्डिंग्स कुछ 100 सालों में ढह जाएंगी। हमारे स्टोन मॉन्यूमेंट्स, प्लास्टिक, स्टायरोफोम, इवन न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शंस के एविडेंस भी एक दिन मिट जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात का गुरूर करते हैं कि हम धरती पर आए हुए पहली एडवांस सिविलाइजेशन है। दोस्तों, जरा आप सोचिए, अगर हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ रही भी होगी तो उनके निशान भी समय के साथ क्या गायब नहीं हो गए होंगे। हालांकि हमारे साइंटिस्ट आज भी धरती के अंदर और समुद्र की गहराइयों में ऐसे सिविलाइजेशन की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि हमसे पहले अर्थ पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस अर्थ पर नहीं थी। वैसे देखा जाए तो हम इंसान होते भी काफ़ी सेल्फिश हैं। हमारे लिए ये सोचना काफ़ी मुश्किल है कि कुछ टाइम के बाद हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, और ये इमेजिन करना तो हमारे लिए और भी ज़्यादा टफ है कि एक दिन हमारी सिविलाइजेशन भी इस धरती से ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो हर सिविलाइजेशन का अपना एक टाइम होता है और उस टाइम के बाद उस सिविलाइजेशन का अंत होना तय है। फॉर एग्जाम्पल, आप एंशिएंट इजिप्ट को ही देख लीजिए। उन्होंने 30 डायनेस्टीज देखी थी जो 3000 साल से भी ज्यादा चली थी, लेकिन फिर उसके बाद उनका भी अंत हो गया। अगर आप उस वक्त एक इजिप्शियन रहे होते तो आपको या फिर आपके परिवार को तो यही लगता कि आपकी सिविलाइजेशन हमेशा थी और हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक टाइम के बाद एंशिएंट इजिप्ट का अंत हो गया। दोस्तों, मेसोपोटामियंस इनसे पहले आए और इंडस उनके बाद। ग्रीक्स, नूबियंस, पर्सियंस, रोमन्स, इनकाज, एज़टेक्स, ये सारे एम्पायर्स लाखों लोगों के साथ हजारों सालों तक चले, लेकिन अब उनके बहुत कम रिमेन्स बचे हैं। और देखा जाए तो ये रिमेन्स भी तभी तक काम करते हैं जब आपको कुछ हजार साल पीछे की जानकारी हासिल करनी हो। लेकिन अगर आप लाखों साल पीछे की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी धरती लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है और यहाँ कॉम्प्लेक्स लाइफ लगभग 600 मिलियन साल पहले अपीयर हुई है। लेकिन जो सबसे पुरानी सरफेस लैंड हमें मिली है वो इजराइल के नेगेव डेजर्ट में मिली है और वो केवल 1.8 मिलियन साल पुरानी है। इसके अलावा जो भी एक्सपोज लैंड हमें मिली है वो सब नेगेव डेजर्ट से नहीं है, क्योंकि बाकी के सभी एंशिएंट लैंड सरफेस आज जमीन के नीचे गहराइयों में धंस चुके हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि जो पुरानी लैंड थी वो कहाँ गई। तो दोस्तों, पुरानी लैंड न मिलने के पीछे आर्कियोलॉजिस्ट अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं जो हर वक्त शिफ्ट होती रहती है। इसी वजह से फॉसिल्स या एंशिएंट रिमेन्स को डिस्कवर करना लोगों की सोच से ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि फॉसिलाइजेशन या फॉसिल्स को इजीली हासिल किया जा सकता है। कोई भी डेड रिमेन्स फॉसिलाइज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद ही सोचिए, डायनासोर्स लगभग 180 मिलियन साल तक अर्थ पर घूमते रहे। ट्रिलियंस ऑफ एनिमल्स इस धरती पर आए और चले गए, लेकिन फिर भी हमें बस कुछ हजार ही लगभग कंप्लीट फॉसिल्स मिले हैं। दोस्तों, आज से लगभग 60 से 70 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में टायरानोसॉरस रेक्स एक डोमिनेंट स्पीशीज हुआ करती थी। वो इस धरती पर हर जगह फैले हुए थे। उनकी तादाद 2.5 बिलियन के अराउंड थी। अपने एग्जिस्टेंस से पहले उन्होंने एटलीस्ट 1,27,000 जनरेशन पूरे किए थे। लेकिन इतने सक्सेसफुली रूल करने के बाद भी आज तक उनसे जुड़े हमें 100 से भी कम फॉसिल्स मिले हैं, और सरप्राइजिंगली उनमें से भी सिर्फ एक ही कंप्लीट है। मतलब हमने सिर्फ 0.00000004% स्पीशीज ही डिस्कवर किए हैं। एक्चुअली फॉसिलाइजेशन के लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे ऑर्गेनिज्म के पास हार्ड बॉडी पार्ट्स होने चाहिए जैसे बोन्स, टीथ और शेल्स। इसके अलावा रिमेन्स जल्दी कवर होने चाहिए। उनका स्कैवेंजर्स और कटाव से बचाव भी होना जरूरी है। दोस्तों, मिनरलाइजेशन के लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है और डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए लो ऑक्सीजन। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत ही रेयर होती हैं। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि यहाँ कितने चांसेस हैं कि हमें 100 मिलियन ईयर्स पहले की किसी सिविलाइजेशन के फॉसिल्स मिल पाएंगे। और अगर इसी चीज़ को हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो इसके भी क्या चांसेस हैं कि आज से 100 मिलियन साल बाद फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे फॉसिल्स मिल पाएँ, या फिर हमारे बाद जन्म लेने वाले एडवांस सिविलाइजेशन
हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाएं। दोस्तों यहाँ अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम इतने बड़े बड़े मैन मेड मेगा स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, हमने कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाई हैं, हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया है, इनमें से कुछ न कुछ तो फॉसिल्स के रूप में फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को मिल ही जाएंगे। बट दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है। भले ही हमारी पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज़्यादा है, लेकिन हमने इस पृथ्वी के सिर्फ 14.6% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया को ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से मॉडिफाई किया है, जो कि सिर्फ 18.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ये पूरा एरिया रशिया से बस थोड़ा सा बड़ा है और ऊपर से हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे बोन्स और टीथ भी उतने हार्ड और थिक नहीं है कि वो 100 या 200 मिलियन ईयर्स तक नष्ट ही ना हो पाए। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर आज से 100 या 200 मिलियन साल बाद जो भी सिविलाइजेशन हमारे फॉसिल्स ढूंढने निकलेगी तो उन्हें हमारे एग्जिस्टेंस का प्रूफ कैसे मिलेगा, या फिर वो भी इस भ्रम में रहेंगे कि वे इस धरती पर आए हुए सबसे पहली एडवांस सिविलाइजेशन है। तो दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसके लिए आज भी कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो फ्यूचर जनरेशन को हमारे होने का सबूत देंगी। दोस्तों मिड 18th सेंचुरी में हम ह्यूमंस ने मशीन के थ्रू ज़मीन के नीचे दबे हुए करीब 1/2 टन कार्बन को फॉसिल फ्यूल्स के रूप में हवा और पानी में मिला दिया है, जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमारे एग्जिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट क्लू साबित हो सकता है। एक्चुअली हमारी पृथ्वी अपने पूरे लाइफ स्पैन में वॉल्केनिक इरप्शन जैसे नेचुरल रीजंस की वजह से कई बार ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर चुकी है और आगे भी करेगी। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउसेस गैसेज निकलती हैं, उनमें कार्बन का हेवियर आइसोटोप C13 प्रेजेंट होता है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसा नहीं है। एक्चुअली बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कार्बन का लाइटर आइसोटोप C12 एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है और इसीलिए उनसे बनने वाले फॉसिल्स फ्यूल्स में भी C12 मौजूद होता है, जिसका मतलब यह है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को पास्ट में कब कब ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं घटित हुई हैं बस उस टाइमलाइन को एस्टिमेट करना होगा और फिर उस समय बने एंशिएंट आइस कोर्स को खोजकर उसमें ट्रैप्ड एयर बबल्स की उन्हें केमिकल स्टडी करनी होगी। और अगर उन एयर बबल्स में C13 के मुकाबले C12 से बने ग्रीन हाउसेस गैसेस ज़्यादा होंगे तो इससे वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए फॉसिल फ्यूल्स जिम्मेदार थे, न कि नेचुरल कॉजेज। और इस तरह से फ्यूचर में ये डाटा हमारे एग्जिस्टेंस को साबित करने का काम करेंगे। इसके अलावा नॉन नेचुरली ऑकरिंग सिंथेटिक्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs, C2F6, SF6 और रेयर एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड, निकल, प्लेटिनम, इनके अलावा रेडियो एक्टिव ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट जैसे कि प्लूटोनियम 244 और क्यूरियम 247, इन सभी को या तो हम आज लैब में आर्टिफिशियली बना रहे हैं या फिर ज़मीन के नीचे से उनकी माइनिंग की जा रही है। ऐसे में अगर फ्यूचर जनरेशन को ये कंपाउंड, ये एलिमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में ज़मीन के नीचे किसी एक ही लेयर में मिलेंगे तो इससे उन्हें ये प्रूफ मिल जाएगा कि उनसे पहले यानी कि हम भी एक एडवांस सिविलाइजेशन थे। बट दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट में भी हुई होंगी, लेकिन हम शायद इसे देखना ही नहीं चाहते और ना ही इस बात को मानना चाहते हैं कि हमसे पहले भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस धरती पर एग्जिस्ट करती थी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमसे पहले भी कोई इस धरती पर एडवांस सिविलाइजेशन थी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।